हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूं। आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग खुश होंगे और मेरे चैनल पर ये चैप्टर एनसीईआरटी का करिकुलम जरूर पढ़ते होंगे। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये है चैप्टर 2 और ये क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 है। वसंत भाग 2 से बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, हिंदी साहित्य की दो विधा होती है। दो विधाएं होती हैं, एक होता है गद्य और एक होता है आपका पद्य। तो पद्य में बेसिकली काव्य आ जाता है और गद्य में आपकी कहानी वगैरह आ जाती है। तो आज हम लोग इसी विधा में गद्य विधा की एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसे लिखा है शिव प्रसाद सिंह जी ने। कहानी का नाम है दादी माँ। बहुत ही सुंदर है, नाम ही इतना सुंदर है तो उसकी कहानी कितनी सुंदर होगी। ये है हमारे शिव प्रसाद सिंह जिनका जन्म होता है आपका 19 अगस्त 1928 को। जन्मभूमि इनकी रही है जलालपुर गांव बनारस में और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनकी मृत्यु हो जाती है 28 सितंबर 2008 में। कर्म भूमि है इनकी भारत। कर्म क्षेत्र इनका रहा है साहित्यकार रहे, अध्यापक रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं थी नीला चांद, कर्मनाशा की हार, धतूरे का फल, नन्हो, एक यात्रा सतह के नीचे, राग गजूरी, मुरादा सराय और कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, शैलूष आदि। इन्होंने लिखा है, उपन्यास लिखे हैं, कहानी, निबंध, आलोचना भी इन्होंने बहुत सारी लिखी है और भाषा इनकी हिंदी रही है। उपन्यास अलग अलग, वैतरणी, गली, आगे मुड़ती है, नीला चांद, शैलुष, हनोज, दिल्ली दूर, अस्त, औरत, वैश्वानर, कहानी संग्रह, आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, शाखा मृग, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, राग गजूरी, भेदिए। निबंध इन्होंने लिखा है संग्रह शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक, रिपोर्टाज, अंतरिक्ष के मेहमान, नाटक, घंटियां गूंजती हैं और आलोचना, विद्यापति, आधुनिक परिवेश और नवलेखन, आधुनिक परिवेश और अस्तित्ववाद, जीवन, उत्तर योगी श्री अरविंद, संपादन शांति निकेतन के शिवालिक तक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति निकेतन से शिवालिक तक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ ये आपका नीला चांद इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कर्म नाशा की हार, ये वाला। ये तीन जो इनके लेखनी थे, कहानी, उपन्यास और एक ये आलोचना, ये आपकी बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर वैष्णवर जो यहाँ पर वर्ड आया हुआ है, एक शब्द आया हुआ है वैष्णवर। ठीक है, वो देखो यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, यहाँ पर था वैष्णवर करके एक वर्ड आया था। ठीक है, चलो, वैष्णवर। तो इसका पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची इसका क्या रहेगा? इसका पर्यायवाची होता है आग। ठीक है, और शाखा मृग का पर्यायवाची होता है बंदर। ठीक है, ये याद रखना। ये है ना शाखा मृग, ये देखो यहाँ पर है शाखा मृग, इसका पर्यायवाची क्या हो गया? बंदर। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह शिव सिंह के बारे में जानेंगे। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ये कौन थे? तो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने अपने जीवन में
बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जीवन का बेहद दुख प्रसंग था उनकी पुत्री मंजूश्री की मृत्यु। अब किसी की भी संतान की अगर मृत्यु हो जाती है तो इससे बड़ा दुख और क्या होगा। उससे पहले दो पुत्र वे दो पुत्रों को खो चुके थे, लेकिन उससे वे इतना न टूटे थे जितना मंजूश्री की मृत्यु से उनको आघात पहुंचा था। ठीक है, लेकिन वे उसे सर्वस्व लुटाकर बचाना चाहते थे। बेटी के दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। वे उसे लिए उसके लिए दिल्ली से दक्षिण भारत तक भटके। अपनी किडनी देकर उसे बचाना चाहते थे, लेकिन नहीं बचा सके। उससे पहले 4 वर्षों से वे स्वयं साइटिका के शिकार थे, उनसे जिससे लिखना कठिन बना रहता रहा था। मंजूश्री की मृत्यु ने उन्हें तोड़ दिया था। आहत लेखक लगभग विक्षिप्त सा हो गया था। उनकी स्थिति से चिंतित थे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और द्विवेदी जी ने आगे को कहा था कि वे उन्हें बुलाकर कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर ले जाएं। स्थान परिवर्तन से शायद शिव प्रसाद सिंह जी ठीक हो जाए। साहित्य की महाबली साहित्य के महाबली डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, ठीक है, तो इनको कौन सा उपनाम मिला था शिव प्रसाद सिंह को? साहित्य के महाबली। अस्पताल की शैया पर उब गए थे। उन्हें अपनी मृत्यु का आभास हो गया था शायद। वे अपने बेटे नरेंद्र से काशी ले जाने की जिद करते। उसके सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के वे अति उपन्यासों 3 उपन्यासों नीला चांद, गली आगे मुड़ती है और वैष्णव में भी वह जी चुके थे। जिसे विद्वानों ने इतावली लेखक लॉरेंस दरेल के एलेक्जेंड्रिया क्वार्टेट की तर्ज पर ट्रिलॉजी कहा है। वे कहते थे जो होना है वही होगा। और 7 सितंबर 2008 को सहारा ने 9:20 की फ्लाइट से बनारस गए थे। उनके पुत्र नरेंद्र जानते थे कि वे अधिक दिनों साथ नहीं रहेंगे। उन्हें फेफड़े का लंग्स कैंसर था। फेफड़े का कैंसर मतलब लंग्स कैंसर था, लेकिन इतनी जल्दी साथ छोड़ देंगे ये किसी ने कल्पना नहीं की थी, तो सोचा ही नहीं था। 28 सितंबर 2008 तो सुबह 4 बजे शिव प्रसाद सिंह ने अपनी आंखें मूंद ली। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो। सोचने से क्या होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया ना छुटती है। आप अपने कितने भी पास्ट से भागिए, आपका पास्ट आपके पीछा नहीं छोड़ता है, वो सदैव आपके साथ रहता है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आज हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी के सड़क पर विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है, मतलब हर मौसम की अपनी बात होती है। अब गर्मी रहेगा तो बड़ी गंदी चुभने वाली गर्मी रहती है। गांव में तो
लोग अपने घरों में रात को सोने से पहले अगर उनका मिट्टी का घर है या सीमेंट का घर है तो फर्श पर पानी का छिड़काव करते हैं। छतों पर लोग गांव में सोते हैं तो वहां पानी डालते हैं ताकि फर्श ठंडा हो जाए, आराम से सो सके, है ना। तो और गर्मी में बहुत जल्दी लोग खाना खा लेते हैं, गरम गरम नहीं खाते, गरम गरम खाना बना के नहीं रखते, खराब हो जाएगा। आम का पन्ना पिया जाता है ना। तो गर्मी में अलग बात थी। ठंडी में गन्ने होते हैं, गन्ने के रस निकलते हैं, गुड़ होता है, मक्के होते हैं, है ना। वो सारी चीजें खाई जाती है, लोग जल्दी से खा लेते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, लोग आग जला के बैठते हैं ताकि उन्हें गर्मी मिल सके। तो ये अपने ठंडी के मौसम की बात हो गई। बारिश में भी लोग कुछ इसी तरह से अपना ये गुजारा करते हैं। तो हर एक मौसम का अपनी अपनी विशेषताएं होती है। यहाँ पर वही बताया गया है। अब जब बारिश आती है तो देखो क्या होता है, सड़क धुल जाती है, नाले धुल जाते हैं और लोग उसी पानी में नहाते हैं, बच्चे खेलते हैं उनमें, नाव बना के चलाते हैं, पेपर की नाव बना के। आपने, हमने, सबने ये काम किया है। बारिश में लोग भीगते हैं, मौसम सुंदर हो जाता है, हर जगह हरा हरा हरियाली नजर आती है। तो हर एक मौसम की अपनी विशेषता। आषाढ़ में आम जामुन ना मिले चिंता नहीं, आगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं। चैत के दिनों, चिवड़ा क्या होता है, जो महाराष्ट्र में पोहा बोलते हैं और उत्तर भारत में चूड़ा बोलते हैं। तो वो, और ठंडी के दिनों में उत्तर भारत में लोग चूड़ा, दही और गुड़ खाते हैं, ठीक है। भी वहां पे काफी फेमस होता है, वहां पे बहुत बहुत प्रेम से लोग ठंडियों के दिनों में इसे खाते हैं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़, गुड़ और की पट्टी ना मिले, मतलब इसको उत्तर भारत में तिलवा बोलते हैं। मतलब लाई जो होता है ना, उसमें गुड़ लगा के उसको या तो बॉल जैसा बना देते हैं या उसे लंबे लंबे उसकी पट्टी बना देते हैं। अफसोस ना, क्वार के दिनों में गंध बुढ़ झाग भर मरे भरे जल में कूदना ना हो तो बुरा मालूम होता है। अब ये सारी चीजें भले ना मिले, हर मौसम की जो अपनी विशेष फूड है, ठीक है, उस सीजनल फूड ना मिले तो चलेगा, लेकिन बारिश के दिनों में अगर पानी में ना कूदे तो क्या वो नहीं चलेगा, ठीक है। तब वो क्या लगता है, अंदर ही अंदर इंसान कुड़कता है, मतलब उसे बुरा लगता है। दो एक दिन दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया, हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। तो उस समय क्या होता था कि उसमें जब तक पानी में कूदे ना और नहा धोकर हम बीमार ना पड़े, बारिश मतलब भीग कर हम बीमार ना पड़े, तो क्या होगा, बीमार ना पड़े, हल्का हल्का बुखार ना आए, तब तक हमको अच्छा नहीं लगता। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, हल्का हल्का बुखार हो और सर में साधारण दर्द, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा, जो बुखार चढ़ा, वो क्या हुआ, चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई उतरा, और उतरा रात 4 बजे के बाद। रजाई पर रजाई उड़ाते गए, लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह के 4 बजे बुखार उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले सने शरीर पर सफेद किनारी हीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सदैव टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, जैसी दादी घर में आई तो उन्होंने पेट छुआ और सर छुआ, आंचल की गांठ खोली और किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। उन्होंने अपने, दादी माँ ने अपने आंचल के कोने में कहीं मंदिर गई होंगी तो वहां की मिट्टी लाई होंगी, या
कुछ तो ऐसा लेकर आई थी मिट्टी वहां की, तो उन्होंने उसके मुंह में डाल दी और माथे पर भी लगा दिया। दिन रात चारपाई पर बैठी रहती, काफी पंखा, हाथ पंखा होता था, उससे हिलाते हिलाते उनको हवा करती। हाथ पैर, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और बीसों बार छू छू कर अनुमान करती। दालचीनी का पाउडर का पानी में मिला के और सिर पर लगा देती। उससे क्या होता है, कहा जाता है, देखो गांव में देसी नुस्खे थे और वो असरदार भी होते थे। जैसे कि खांसी हो जाए तो सब लोग कहते हैं, मेरी मम्मी कहती है कि लौंग को तवे पर रोस्ट करके उसका पाउडर बना के हनी मिला के मुंह में रखो, खांसी चली जाएगी। थोड़ा सा उसमें अदरक मिला लेना तो उससे खांसी चली जाती है और वो फायदेमंद होते हैं, ठीक है, आपके सेहत को नुकसान भी नहीं करते और जल्दी से उनका प्रभाव भी आपको देखने के लिए मिलता है। वैसे ही दादी माँ भी उनके सिर पर लेप लगा देती है दालचीनी का और बीसों बार, कई बार, बीसों बार मतलब कई बार छू छू के देखती है कि बुखार कब कम हुआ कि नहीं। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, मतलब हांडी में पानी लाया कि नहीं, उसको पीपल के जो छाल रहती है, जो उसकी टहनी रहती है, पेड़ रहता है ब्राउन कलर का, जो उसकी छाल रहती है, उसको उसमें डाल के उबाला कि नहीं। और खिचड़ी में मूंग दाल, जो है मूंग दाल की खिचड़ी बना के खिलाते हैं ताकि क्या रहे, शरीर को ताकत मिलता रहे। तो उसको वो अच्छे से मिल गई है कि नहीं, मतलब दाल चावल अलग अलग तो नहीं दिख रहा। कोई बीमार के घर, अभी कोई घर में बीमार पड़ा है तो उसके कोई बाहर से मेहमान सीधे सीधे मिलने के लिए उसके रूम में तो नहीं चला गया। बहुत सारे प्रश्न पूछ पूछ कर वो घर वालों को परेशान कर देती थी। एक्चुअली देखा जाए तो ये परेशान करना नहीं है, किसी की चिंता करना है, किसी के लिए ये गुड विशेस होती है, वेल विशर्स जो होते हैं ना हमारे, वो इतना ध्यान रखते हैं। दादी माँ को गवई गांव के 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। अब दादी माँ थी, उनको देसी नुस्खे बहुत सारे पता थे, कौन सी बीमारी में क्या करना है तो वो ठीक हो जाएगा। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। कोई भी गांव में बीमार पड़ जाए दादी माँ चली जाती थी, उसे देखती थी, उसे दवा बता देती थी। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सर सांप, निमोनिया, का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती कि भाई इसको ये हुआ है। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुगल और धूप, साफ सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में ढेर होती, मिश्री और शब्द खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे पागल हो जाते। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज मुझे अपने मन का, अपने मेरे हिसाब से मुझे खिचड़ी बना के या साबूदाना बना के मुझे दे जाता है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी चेक कर जाते हैं कि तुम्हें कितना बुखार है, क्या हुआ है, और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर जो कुनैन है, मतलब जो दवा है, वो इतना तीखा है कि उसके डर से बुखार भाग भी जाता है। लेकिन न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता, मन नहीं करता, क्योंकि अब दादी माँ नहीं है। दादी माँ जितने प्यार से सहलाती थी, प्यार करती थी, अब वो बात नहीं है, तो इसलिए अब मन भी नहीं करता कि बुखार आए। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर दादी गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। कोई भी काम हो सब कर लेते थे, लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं था कि जिसे दादी माँ ना जाने, दादी माँ नहीं करती। और सब घर की बड़ी थी तो बुजुर्ग थी, तो सब उनके आने का इंतजार करते कि जब तक दादी माँ ये काम नहीं करेगी तो काम नहीं होगा, जिसकी वजह से काम में विलंब हो जाता था, देर हो जाता था।
उन्हीं दिनों की बात है, एक रात दोपहर में मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। ड्राइंग बाहर के आंगन में बैठ के दादी माँ किसी को डांट रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद में आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दीदी, इस मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे दो भी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धनो चाची, तो उसने विह्वल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे, हमारी मालकिन का कल ही आई थी। पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखो धनो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10 5 के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। अब बड़े लोग डांटते हैं तो हमें तो उस वक्त बुरा लगता है, अरे हमें डांट रहे हैं, लेकिन बाद में हमें बहुत लगता है कि उन्होंने जो कहा वो हमारे लिए ही तो कहा, हमारे भले के लिए ही तो कहा। और जब वो दादी माँ आज इस दुनिया में नहीं है ना, तो हमें वो और तकलीफ पहुंचाता है कि देखो एक समय था जब दादी थी, हमें बात सुन डांट देती थी, तब हमें बुरा लगता था, लेकिन आज तो हमें वो बात बोलने के लिए दादी है ही नहीं। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4 5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती। विवाह की रात तो अभिनय ही होता था। अब क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में अगर आप चले जाओ तो वहां पे शादियां जो है ना वो रात को होती है। कारण है उसके पीछे, क्योंकि वहां पे गर्मी रहती है, रात को, दिन में गर्मी रहती है असहनीय, तो रात को लोग शादी करते हैं क्योंकि मौसम ठंडा हो जाएगा। अब जब शादी रात को होती है तो औरतें उस शादी में नहीं जाती, औरतें घर में रहती हैं और खूब गाना बजाना करती हैं, खूब अभिनय होता है, या प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति, मतलब विवाह से लेकर बच्चे के पैदा होने तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दलान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ तो बिगड़ गई। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन क्या होता है, एक जैसा होता है। ब्रह्मा जी का मन एक जैसा होता है। अब यहाँ पे औरतें अपनी तरह से बहुत एंजॉय करती हैं, क्योंकि घर में जेंट्स नहीं रहते और उस रात को कोई सोता नहीं है कि शादी ब्याह का घर है, कहीं चोरी ना हो जाए। अब उसमें किसी जेंट्स को अलाउ नहीं है, लेकिन अभी ये लेखक वहां रुक जाते हैं तो लेडीज हल्ला करती हैं कि नहीं भाई, ये तो हमारा प्रोग्राम है, यहाँ जेंट्स को अलाउ नहीं है। दादी माँ कहती है, अरे कुछ नहीं होता, बच्चे का जो मन होता है ब्रह्मा जी के मन की तरह साफ निश्चल होता है। मुझे भी पास ही की एक चरपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से ना हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुकी नहीं, भांडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींची, कहो दीदी ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई।
दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है, सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, हम बच जाते हैं, हमारी गलतियां माफ कर दी जाती है, कोई हमें डांटने की हिम्मत नहीं करता, अभय दान मिल जाता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नाचता है, इससे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती, संसार उन्हें धोखे की घटी मालूम होता। दादा ने स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह वह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भांडावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मन के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, ठंडी का दिन था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ एक बात पूछे, बताओगी ना? मैंने उन्हें स्नेह भरी आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वो मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा क्या हो क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उसका माथा सहलाने तब कहा, मैं तो अभी हूं ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, यह सहेज कर रखी आई हूँ। यह उसके उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। सचमुच दादी माँ श्राप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने कहा, दिन काफी चढ़ गया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उतरकर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अभी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों की सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो ये थी शिव प्रसाद सिंह की बड़ी खूबसूरत सी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आपके एक एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। थैंक यू सो मच।